dear students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So if you have any problem regarding our last topic, you can ask me. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो हमारे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? No, ma'am. ओके. No, ma'am. ओके. ओके तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पाक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे इमरजेंसी मेजर्स लागू कर दिए गए थे और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, यानी कि पॉलिटिकली राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर आ गई थी. अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में, पॉलिटिकल अस्थिरता के बीच में, पाक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया था अक्टूबर 1979 में, और वहाँ पर जो पाक चुंग ही थे उनकी हत्या कर दी गई थी. ठीक है. Amidst the economic crisis and political instability, the Park administration came to an end in October 1979 when Park Chung-hee was assassinated. यहाँ पर उनकी कर दी हत्या. अब है continued economic growth and calls of democratization. The desire for democratization grew upon the death of Park Chung-hee, but in December 1979, another military coup, this time led by Shun Du-hwan, was staged. अब यहाँ पर इच्छा हो रही थी कि डेमोक्रेसी लागू हो जाए. ठीक है. अब पाक चुंग ही जो थे उनकी तो डेथ हो गई थी, तो उनकी तो हत्या कर दी गई थी दिसंबर में. ठीक है. तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि अब सोच रहे थे कि इनका डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर जनतंत्र लागू हो जाएगा. लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर दूसरा मिलिट्री कूप जो है वो उस समय वहाँ पर शुरू हो गया था, जो किसके द्वारा लेड किया जाता था, शुंग डू हुआन के द्वारा जो है वो चला रहे थे इसको. दूसरा मिलिट्री लेड. पहला तो पाक चुंग ही का था ही. In May 1980, various protests in the key cities around the nation were held by students and citizens demanding democracy in the face of Chun's military faction. अब मई 1980 के दौरान, ये कब हुआ है, 1979 की बात है, जब यहाँ पे दूसरा मिलिट्री कूप जो है वो लीड में आ गया है. मई 1980 के अंदर लोगों ने, जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स और सिटीजन्स थे, उन्होंने वहाँ पर विरोध करना शुरू करा जो मेन सिटीज़ थी वहाँ पर. ठीक है. और ये किस लिए शुरू करा इन्होंने प्रोटेस्ट, जो ये नया मिलिट्री लीडर था चुन डू हुआन का, उनके चक्कर में यहाँ पर इन्होंने शुरू करा कि ये डिमांड कर रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए. The military faction suppressed the democracy movement by implementing martial law across the country. और चुन चुन डू हुआन जो थे, उन्होंने क्या करा, इस डेमोक्रेसी के मूवमेंट को, यानी कि ये जनतंत्र का जो ये मूवमेंट चल रहा था, इसको इन्होंने दबाने के लिए वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया पूरी कंट्री में. In the city of Guangzhou, in particular, students and citizens did not back down and demanded that martial law be ended. अब पर्टिकुलरली एक सिटी है गुआंगजू. ठीक है. यहाँ पर लोग बाग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स और सिटीजन्स, वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने मार्शल लॉ को ख़त्म करने के लिए डिमांड करना शुरू करा. दिस इज़ नोन एज द गुआंगजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट, और इसको नाम दिया गया इस मूवमेंट को सिटी के नाम पे. However, Chun's military faction suppressed the protest for democratization. अब चुन की जो मिलिट्री थी उन्होंने इसको भी दबाने की कोशिश करी, जैसा आपने ऊपर भी पढ़ा था कि इन्होंने सप्रेस करने की कोशिश करी थी जो डेमोक्रेसी मांग रहे थे उनको. तो यहाँ पर भी जो ये जगह थी, इस पे भी ये पूरे मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, यानी दबाने की कोशिश कर रहे थे. Later that year, Chun became the president through an indirect election under the Yusen कॉन्स्टिट्यूशन. अब इनके यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था उस समय, यूसन, जिसका हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, जिसके बारे में
तो इस साल जब इनके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था सब चीज़ों को लेकर के, और स्टूडेंट्स और सिटीजन्स डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी को लेकर के, और ये दूसरा मिलिट्री लीडर जो है चन डू वान, ये कोशिश कर रहे थे, और इनकी मिलिट्री जो है वो भी कोशिश कर रही थी इस मूवमेंट को दबाने की। उसी साल के अंत तक ये क्या हुआ, आगे जाकर के उसी साल में ये इनडायरेक्ट यहाँ पे इलेक्शन कराए गए यूएन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत, और वहां पर ये प्रेसिडेंट चुन लिए गए। डायरेक्ट इलेक्शन तो कराया नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन था वो। Chun administration strengthened the suppression of democratization influences in order to stabilize the regime. अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे तो इन्हीं का ऑफिस जो है वो चलना था वहाँ पर, ठीक है, इन्हीं को ये ऑफिशियली उसमें आ गए थे पार में। तो वो अब क्या और जोर मिल गया था उस चीज़ को, जो ये दबा रहे थे ना लोगों का, जो मूवमेंट थे डेमोक्रेसी को लेकर के, उसको ये और ज़्यादा दबाने लगे। ये अपने पूरी तरीके से स्टेबलाइज तरीके से अपने काम को स्टेबलाइज तरीके से करना चाहते थे, इसलिए अब सब्रेशन को और पावर मिल गई थी जो हो रहा था, और उसको ये दबाने लगे। Due in part to the international economic boom, the Chun administration was able to raise economic growth from 1.7% in 1980 to 13.2% by 1983. ये ध्यान में रखेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक बूम जो है वो चल रहा था, यानी पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक चीज़ें सुधर रही थी, इकोनॉमिक रेट सुधर रही थी, तब चुन के अंडर 1980 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी इनकी वो 1.7 थी, वो बढ़कर के 1983 यानी सिर्फ 3 सालों के अंदर ही बढ़कर के 13.2 पड़ गई थी। ठीक है, उससे इतना ज़्यादा अच्छा वो इन्होंने ग्रोथ करी थी, while also significantly lowering inflation. Economic development had led to urbanization, improved education levels, and media advancements. अब क्या हुआ था, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉपर लोग बाग दबा रहे हैं किसी एक उसको, ठीक है, डेमोक्रेसी डिमांड कर रहे हैं उनको तो दबा रहे हैं, अपने हिसाब से ये को काम करवा रहे हैं लोगों की। अब क्या होता है, इस तरह की जब चीज़ें होती है ना जहाँ पर लोगों को दबाया जाता है, कोई प्रॉपर मूवमेंट जो है वहाँ पे लोग बाग जब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग उसको दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो लिविंग कंडीशन होती है वहाँ के लोगों की वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनसे उस एक होता है ना कि अच्छे लेवल पे काम लिया जाता है और उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, और अच्छी उनको जीवन शैली नहीं दी जाती है जाने की, तो वही कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट भी उसका इफ़ेक्ट इस पे ही आ रहा था। यहाँ पे भले इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो बढ़ रही थी, लेकिन क्या हुआ था, जो इनकी प्राइसेस थी, ठीक है, वो सिग्निफिकेंटली एक तरीके से कम हो रही थी, लेकिन इनकी जो लिविंग कंडीशंस थी उसके बारे में यहाँ पे कोई चीज़ बोली नहीं गई, वो इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था अर्बनाइजेशन को लेकर के, यानी शहरीकरण, यानी शहर की तरफ ज़्यादा लोग बसने लगे थे, शहर इम्प्रूव होने लगे थे, एजुकेशनल लेवल पे इम्प्रूवमेंट आया था, मीडिया एडवांसमेंट आया था। एज अ रिजल्ट सिटीजन्स सेल्फ अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिकल राइट्स ग्रू। अब क्या हुआ, सब चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण भी हो गया, लोग बाग पढ़ने लिखने लगे क्योंकि एजुकेशन लेवल भी इम्प्रूव होने लग गया, मीडिया भी उस समय में जो ये प्रिंटिंग प्रेस मीडिया होता है ये भी इम्प्रूव हो रहा था, तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि सिटीजन्स यानी कि वहाँ के जितने भी लोग थे, नागरिक थे, वो लोग अब क्या हो गए, जागरूक होने लग गए अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, ठीक है, और वो डिमांड बढ़ने लगी, लीडिंग टू डिमांड्स फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अलाउ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट जो है उसको डायरेक्ट इलेक्शन जो है उसमें अमेंडमेंट लाया जाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनमें अमेंडमेंट लाया जाए, अमेंडमेंट यानी इम्प्रूवमेंट लाया जाए। In May 1987, the Chun's administration minimization of inquiries into the death by torture of a university student made known, making citizens begin participate in a large-scale struggle for democratization. अब क्या हुआ 1987 के अंदर, इस साल के अंदर चुन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके तहत ही इंक्वायरी बिठाई गई थी कि एक
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की डेथ हुई थी, डेथ बाय टॉर्चर को उसका वो दिया गया था, ठीक है, जाना जाता था उस चीज़ से। उससे क्या हुआ, सिटीजन्स जो हैं वो और ज़्यादा जागरूक होकर के पार्टिसिपेट करने लगे एक बड़े लेवल पे, जो उनका संघर्ष चल रहा था डेमोक्रेसी को लेकर के उसके अंदर। ऐसा अक्सर होता है जब भी कहीं पे कोई सोशल इशू, जैसे भी रिसेंट टाइम में अगर हम को कंपेयर करें, तो यूएसए के अंदर अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। दो लोग हैं जो यूएसए की प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तो है अपने डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं बिडेन। तो इनके बीच में जो ये चीज़ चल रही है इलेक्शन को लेकर के, उससे पहले यहाँ पे जब कोरोना फैल रहा था बहुत ज़्यादा लेवल पे, तब क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति थे, जेकब, उनको लेकर के किसी वाइट पुलिस ऑफिसर ने उनकी ज़बरदस्ती उनको मार दिया था, ठीक है। इंटेंशनली लग रहा था वो देख करके कि इंटेंशनली है, तो उसको लेकर के बहुत प्रोटेस्ट होने लगा। और ये शुरू हुआ यहाँ पे कि ब्लैक लाइव्स मैटर करके इन्होंने अपना वो शुरू करा कैंपेन, प्रोटेस्ट। और यहाँ पर इनके हकों के लिए जो ये अफ्रीकन होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो बसे हुए हैं वहाँ पर, उनके हकों के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू होने लगा पूरे देश में। एक तरीके से एक बहुत बड़ा शुरू हो गया था ये, अभी भी चल रहा है कहीं कहीं जगहों पर। इंस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा था इनके देश में उस समय में, तब भी लोग बाग पीछे नहीं हटे थे और इस चीज़ को लेकर के पूरी तरह से एक्टिव थे कि हमें अब इस चीज़ में कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, लोगों को बुली किया जाता है। अमेरिका के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो या उनके कल्चर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो, तो ये चीज़ बहुत आम है कि वहाँ के लोगों को लेकर के बुली किया जाता है। और बुली करने के साथ साथ ही भेदभाव, रेसिज्म जो है, ये टर्म जो है ये यहीं से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। रेसिज्म भी बहुत किया जाता है। जो वाइट पीपल हैं, सारे गलत नहीं है, मैं नहीं कहती कि सारे गलत है, कुछ जो लोग हैं वो, जो ब्लैक, जैसा कि टर्म बोली जाती है वहाँ पर, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, उनके साथ भेदभाव करते हैं। वो समझते हैं कि ये लोग सिर्फ क्रिमिनल्स हैं, ये लोग अच्छे काम नहीं करते हैं, इन्होंने ही सारे पाप किए हैं, इन्हीं का सारे क्राइम है, ये ही सारी गलती करते हैं, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो इस चीज़ को लेकर के, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर नहीं होता था कि पहले कुछ तबके के लोग जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करते थे ब्राह्मण्स, कि इनको यहाँ नहीं आने देंगे, इस कुएं से पानी नहीं पीने देंगे, इस जगह पे उनको कोई मंदिर में एंटर नहीं होने देंगे, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती थी। ना ही उनको ऑफिस में या बच्चों को पढ़ने दिया जाता था स्कूल में बैठ करके, तो इस तरीके से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। वैसे ही अमेरिका के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेसिफिकली ब्लैक लोगों के साथ में होता है, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन जो बसे हुए हैं वहाँ पर, उनके साथ में होता है, और वो उनके साथ में इसी तरह का बिहेव करते हैं कि उनको मौका नहीं देते हैं ग्रोथ का। वहाँ पर प्रमोशन के लिए भी जूझना पड़ता है। और अगर कोई सपोज एक इंसिडेंट ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को, वाइट कोई बच्ची है, ठीक है, एक बहुत ही एडवर्टीजमेंट था, एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, उसमें ये था कि एक वाइट बच्ची होती है छोटी सी, और वो खो जाती है, और उसकी हेल्प करने के लिए ब्लैक जो आसपास लोग हैं वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि भले ही वो जा तो मदद करने रहे, लेकिन होगा क्या एट दी एंड, उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि तुमने इसको किडनैप किया है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस चीज़ का प्रोटेस्ट करने में ये एक इंसिडेंट हुआ, जिसका बहुत बड़ा रूप ले लिया, ठीक है। ब्लैक लाइव्स मैटर करके शुरू हो गया, सारे सेलिब्रिटीज़ और वो थे, वो इसके फेवर में थे कि अब इनकी हक की लड़ाई होनी चाहिए, इनके साथ जो कानून बनाए जाने चाहिए स्ट्रिक्ट, कि इनके साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाए, ठीक है। वैसे ही एक बड़ा रूप लिया। अब ये इलेक्शन कैसे इन्फ्लुएंस है कि ट्रम्प के अंडर हुआ था, उस समय ट्रम्प जो है वहाँ पे पावर में थे, तो उनके इतना अब अच्छा वो इम्पैक्ट नहीं है कि उनके अंडर उन्होंने इस चीज़ का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाला, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये चीज़ हुई है, तो ये सही नहीं है। वैसे ही पुराने टाइम में चुन जो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इस तरह की चीज़ हुई, और एक यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है उसको मार दिया गया, उसको नाम दिया गया उस चीज़ को, उस हादसे को, टॉर्चर बाय डेथ, डेथ बाय टॉर्चर।
और जो सिटीजन्स थे वो पार्टिसिपेट करने लगे बड़े स्केल पे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका के अंदर बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ। The June democracy movement that followed had participation not only by students but the middle class as well. अब जून डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास के जो लोग थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। Owing to these efforts, the Chun administration was forced to make a revision to the constitution. अब सारे लोग जब इतने efforts लगा रहे थे, सब इनके खिलाफ बोल रहे थे, तो चुन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर दबाव बन गया था कि अब उनको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा। कैसा? अलाउइंग द डायरेक्ट इलेक्शंस का अलाउ करके इनको बदलाव करना पड़ेगा। अ न्यू चैप्टर ऑफ कोरियन डेमोक्रेसी दस बिगिन। उस तरीके से नया चैप्टर जो है कोरियन डेमोक्रेसी का वो भी शुरू हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। अब है कोरियन डेमोक्रेसी एंड द आईएमएफ क्राइसिस। अब है हमारे सामने कोरियन डेमोक्रेसी और आईएमएफ क्राइसिस। उससे पहले यहाँ पे आपको ये जो कोरियन डेमोक्रेसी का चैप्टर बिगिन शुरू हुआ था उसकी एक फ़ोटो है। डेमोन्स्ट्रेटर्स ड्यूरिंग द जून डेमोक्रेसी मूवमेंट इन 1987, जो भी हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। 1987 में इनका शुरू हुआ था जो, उसकी एक ये फोटो दे रखी है कि किस तरीके से लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे। Okay, as per the new constitution, the first direct election since 1971 was held in December 1987. अब नया कॉन्स्टिट्यूशन जैसे लागू हुआ था तो पहले डायरेक्ट इलेक्शन जो हुए थे 1971 में वो हुए थे दिसंबर 1987 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंदर बदलाव लाए गए थे उसके तहत 1987 के अंदर पहले डायरेक्ट इलेक्शन हुए। बट ड्यू टू द ऑपोजिशन पार्टीज फेलियर्स टू यूनाइट, a fellow military leader of Chun's military faction, रो टाई वू was elected. अब क्या हुआ? ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर यूनिटी नहीं थी, तो उसके कारण क्या हुआ, चुन मिलिट्री के ही जो फैक्शन का जो प्रॉपर जो इनकी एक कह सकते हैं पार्टी का एक व्यक्ति जो था, ठीक है, इनके मिलिट्री का लीडर था रो टाइवू, वो इलेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमने पहले भी जाना है इस चीज़ को, हमारे देश में भी इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि किसी भी रूलिंग पार्टी, जैसे अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी के ऑपोजिशन में जो इतनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका यूनिटी यानी उनके अंदर एकता होनी बहुत ज़रूरी है। कैसे? कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो कोई भी नया प्रोविजन ला रही है या कोई भी नई पॉलिसी स्कीम पास करवा रही है तो उसके खिलाफ में इकट्ठा होकर के पॉइंट्स रेज करने का काम होता है ऑपोजिशन का। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कई बार इनको मेजॉरिटी में नहीं मिलती है, कई बार इलेक्शन होते हैं तो मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो ये क्या होते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज आपस में इकट्ठा होकर के एकजुट करके और अपनी कोलिएशन की सरकार बना लेती हैं और काम करती हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनमें बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी। ठीक है, वो चाह रहे थे कि अब हम इम्पोर्टेंट हो, हमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिले या हमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिले, इस चीज़ में वो रह गए और सामने जो चुन के मिलिट्री थी उसी में से ही एक व्यक्ति को चुन लिया गया डायरेक्ट इलेक्शन होने के बावजूद। However, कोरिया continued along the path of democracy। इसके बावजूद भी कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी का रास्ता शुरू हो गया था। In 1990, long-time opposition leader Kim Young-sam compromised with Ro's party to create a large ruling party। 1990 के अंदर एक ऑपोजिशन लीडर जो थे, बहुत लंबे समय से ऑपोजिशन में थे, वो किम योंग सैम, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा रू की पार्टी के सामने और एक रूलिंग पार्टी जो है वो क्रिएट करी। इन December 1992, Kim, a civilian, was elected the president after the decades of military rule। और अब 1992 के अंदर जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो वहाँ पर एक आम आदमी जो था उसको प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया। ठीक है, इतने साल से जो मिलिट्री रूल चल रहा था उसके बाद में। With his election and the consequent dissolution of
authoritarian military power, democracy made its forward march. अब इस इलेक्शन के साथ में ही और जो कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे थे कि मिलिट्री पावर जो है वो ख़त्म हो गई थी, उनकी आधिकारिक जो उनके पास में अधिकार थे वो ख़त्म हो गए थे, इससे क्या हुआ, जनतंत्र जो है वो आगे बढ़ने लगा. Under the export driven policy of the new administration, several companies grew to global prominence, which continued until the early 1990s. अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी लगाई गई जहाँ पे एक्सपोर्ट का बिजनेस ये लोग शुरू कर रहे थे. तो जो नया एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर कई कंपनीज जो हैं वो इम्प्रूव हुई, ग्लोबल लेवल पे उनको पहचान मिलने लगी, और ये शुरू हुआ था 1990 से ही. अब इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो इसको आप आज के समय से रिलेट कर सकते हैं कि अभी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज जो है इन्वेस्ट कर रही हैं. उससे क्या हो रहा है, उनको बढ़ावा भी मिल रहा है. ठीक है, ये तो हो गया फॉरेन कंट्रीज का. ठीक है, अब यहाँ की जो कुछ कंपनीज है वो बाहर जाके बिजनेस कर रही हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, तो वो भी ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं, और हमारे देश की अंदर जो इकोनॉमी है उसमें भी उनका कहीं ना कहीं रोल प्ले हो ही रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही थी, यानी कि कई सारी कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी इनकी एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी से. विद गवर्नमेंटल सपोर्ट, कोरियन conglomerates invested in the capital intensive heavy and chemical industries as well as electronic industries, while the government continued to focus on building industrial and social infrastructure. अब क्या हो रहा था, हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो इनकी गवर्नमेंट जो थी वो सपोर्ट कर रही थी कंपनियों को, संगठन को. ठीक है, और वो इन्वेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा अमाउंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो रहा था बड़ी जो केमिकल और हैवी इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर. ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो थी उसके अंदर भी. और गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही थी कि उनको बड़ी बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर ध्यान देना है. सरकार जब तक की सपोर्ट नहीं करेगी तब उससे ज़्यादा किसी को भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है. ठीक है, उस ज़माने में भी यही चीज़ लागू थी. अभी तक किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं. No, No, ma'am. ma'am, it's clear. ओके. No, ma'am, it's clear. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पहले उसको, और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स अपनी इकट्ठा करके कल हम आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर देंगे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, या इससे ऊपर भी कोई टॉपिक में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो. ठीक है स्टूडेंट्स. Thank you, Yes, ma'am. ma'am. Okay, हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.